नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है शब्द, शब्द की परिभाषा एवं शब्द के भेद, पद, पद की परिभाषा एवं पद के भेद, पदबंध, पदबंध की परिभाषा एवं पदबंध के भेद और पदबंध तथा पद में अंतर। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के माध्यम से हमारे कौन से उद्देश्य पूर्ण होंगे, अर्थात लर्निंग आउटकम्स। सबसे पहला उद्देश्य पूर्ण होगा पद और पदबंध के प्रकार हम जानेंगे, शब्द और शब्द के प्रकार हम जानेंगे, पद और पदबंध के बीच का अंतर हम जानेंगे और दिए गए प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे। अब हम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। पहले वीडियो में हमने देखा कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इकाई अर्थात यूनिट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अल्फाबेट। तो इस तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द नहीं बनते हैं। शब्द भाषा की सार्थक तथा अर्थवान इकाई है। जैसे कि पहले ही कहा है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, इसलिए शब्द भाषा की सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण अर्थ के साथ तथा अर्थवान अर्थ देने वाली इकाई होती हैं, क्योंकि उसमें से कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। जैसे कि रकड़, तो इसमें से कोई अर्थ नहीं निकलता है तो यह शब्द नहीं कहा जा सकता है। तो जिस वर्णों के मेल से शब्दों का अर्थ बाहर आता है, अर्थ मालूम होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वह वाक्य से बाहर होता है। जैसे राम, आम, कहा, खाना, जा आदि। यह सभी शब्द स्वतंत्र है, किसी भी वाक्य में आए हुए नहीं है। अपने आप में यह स्वतंत्र शब्द है। या तो यह स्वतंत्र शब्द है या कभी कभी शब्दकोश में भी दिए जाते हैं, तो यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ध्वनियों के प्रत्येक मेल से शब्द नहीं बनते हैं। जैसे नरग, यजवी, रश्मि। इन शब्दों का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, अतः जिसका कोई अर्थ नहीं है वह शब्द नहीं है। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ विभिन्न अनुक्रमों में आकर शब्द की रचना करते हैं। जैसे न जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ। तो इन स्वर और व्यंजन ध्वनियों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है नगर। दूसरा उदाहरण है फ जमा अ जमा स जमा अ जमा ल जमा अ। तो इन व्यंजन और स्वर ध्वनियों से भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है फसल। इसी तरह से न जमा आ जमा म जमा अ से शब्द बनेगा नाम और ग जमा ई जमा त जमा आ से शब्द बनेगा गीता। तो इस तरह से जिन शब्दों का अर्थ हमें प्राप्त होता है उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। जिससे कोई भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। अतः शब्द भाषा की सार्थक तथा अर्थवान इकाई है। इकाई अर्थात यूनिट। पहले पाठ में हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इस तरह से स्वर और व्यंजन वर्णों का जो मेल होता है और उसके बाद जो सार्थक तथा अर्थवान इकाई बनती है, अर्थात छोटी सी इकाई जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं, तो उस इकाई को हम शब्द कह सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राधा, मनोहर, सुरेश, कोलकाता, वंदना आदि। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि वाक्य से बाहर होने के कारण शब्द वाक्य के नियमों से मुक्त होता है।
जैसे पीना, खाना, देना, ये क्रिया शब्द हैं। यह शब्द वाक्य के बाहर होने के कारण किसी भी नियमों में बंधा हुआ नहीं है, अतः ये स्वतंत्र हैं। किसी इकाई के स्वतंत्र होने के दो अर्थ हैं, जो किसी के तंत्र में बंधा हुआ नहीं है, जैसे आना, जाना, लाना, देखना, ठहरना, जो केवल अपने अर्थात स्वतंत्र में बंधा हुआ है, जैसे ड, ढ, न, विसर्ग, अनुस्वार आदि व्यंजन शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। यह नियम, व्यवस्था या यह तंत्र शब्द का अपना है। तो इस तरह से इन शब्दों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। यह एक नियम है शब्दों का। इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि स्वर और व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन का अर्थपूर्ण मेल शब्द कहलाता है, अर्थात इनसे कुछ न कुछ अर्थ की प्राप्ति होती है। अब हम पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पद की परिभाषा: जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वह पद कहलाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्य में घोड़ा तेज दौड़ता है ये शब्द पद कहलाते हैं, क्योंकि यह वाक्य में आए हुए शब्द हैं, और जब भी शब्द वाक्य में आते हैं तो उसे पद कहा जाता है। वह शब्द न रहकर वह पद का काम करते हैं। पद बनने से पहले शब्द में रूप बदलने वाले प्रत्यय जुड़ जाते हैं, अतः एक ही शब्द के अनेक शब्द रूप मिलते हैं। जैसे तुम ज़्यादा बात मत करो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, अब तो बातों का सिलसिला बंद करो। उपर्युक्त वाक्यों में बात शब्द के अनेक शब्द रूप देखने को मिलते हैं। पहले वाक्य में बात यह शब्द देखने को मिलता है, दूसरे वाक्य में बातें यह शब्द रूप देखने को मिलता है, तो तीसरे वाक्य में बातों यह शब्द रूप देखने को मिलता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कोई न कोई कार्य अवश्य करता है, अतः उसके इसी कार्य अथवा प्रकार्य के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि वह कौन सा पद है। जैसे सुनंदा ने तुरंत उसे पीले फूल दिए। उपर्युक्त वाक्य में तुरंत क्रिया विशेषण शब्द है, अतः वह क्रिया विशेषण पद है। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। अब तुरंत यह क्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है कि कब दिए, तुरंत दिए, अर्थात ये काल बताने वाला, समय बताने वाला कालवाचक क्रिया विशेषण है। सुनंदा वो फूल संज्ञा पद है, पीले विशेषण पद है जो संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहा है, और दिए क्रियापद है। अब देखते हैं संज्ञा पद और क्रियापद के कुछ अन्य उदाहरण। रवि खेल रहा है, संध्या जाती है, पक्षी उड़ते हैं। उपर्युक्त वाक्य में रवि, संध्या, पक्षी ये शब्द संज्ञा पद हैं, और खेल रहा है, जाती है, उड़ते हैं ये शब्द क्रियापद हैं। कोई सर्वनाम शब्द यदि विशेषण का प्रकार्य कर रहा है, तो उस संदर्भ में वह प्रकार्य के आधार पर विशेषण पद बन जाता है। जैसे वह जोर जोर से बोल रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो नोट्स में वाक्य दिया गया है यह वाक्य गलत है। वह जोर जोर से बोल रहा है, यहाँ पर वह सर्वनाम का ही काम कर रहा है। दूसरे वाक्य देखते हैं, मेरा देश महान है। तो यहाँ पर मेरा यह जो सर्वनाम है वह विशेषण का काम कर रहा है। देश के बारे में, संज्ञा के बारे में जानकारी देने वाला शब्द यहाँ पर मेरा है, तो इसीलिए मेरा यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषण का एक भेद जो सर्वनाम की तरह होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला उदाहरण है, उस बच्चे को तुरंत वहां बुलाओ। उस बच्चे को तुरंत यहां बुलाओ। तो इस वाक्य में उस यह शब्द जो सर्वनाम है यह विशेषण का काम कर रहा है, क्योंकि यह बच्चे के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। उस बच्चे अर्थात
ये बच्चे की ओर संकेत देता है, इसीलिए यह भी सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर बन गया है। पहले वाक्य को यदि सार्वनामिक विशेषण बनाना है तो वहां पर संज्ञा का प्रयोग करना होगा, जैसे वह लड़का जोर जोर से बोल रहा है। कोई क्रिया शब्द यदि संज्ञा का प्रकार्य कर रहा है तो उस संदर्भ में वह प्रकार्य के आधार पर संज्ञा पद बन जाता है। जैसे खिलना फूल का स्वभाव होता है, पढ़ना अच्छी बात होती है, कसरत करना सेहत के लिए अच्छा होता है। इन वाक्यों में खिलना, पढ़ना, कसरत करना यह क्रिया होते हुए भी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, अतः इन्हें संज्ञा पद कहा जाता है। दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में देखते हैं हम पदबंध और पदबंध में अंतर। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।